हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे बच्चों। कुछ बेसिक पॉइंट्स है, ट्राई करते कि आज फिनिश हो जाए। कुछ पॉइंट्स देखते हैं आज के लेक्चर में। तो लगभग हमने सभी पॉइंट्स कवर किए। कुछ छूट गए होंगे तो आप मुझे बता सकते हो कि सर ये पॉइंट छूट गया, तो मैं वो भी कवर कर लूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पर रहेगा और दूसरा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोनों बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सिंपल इन द सेंस यू डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट द कॉन्सेप्ट। इन दोनों टॉपिक में आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट के डिटेल्स में बात नहीं करना है। हमें कुछ टर्म्स है, कुछ नेम्स है, वी कैन से वी हैव टू रिमेंबर दिस नेम्स। इनके नेम्स को कि क्या कंडीशन है वो याद करना है। एंड एप्लीकेशन इज मस्ट। एप्लीकेशंस पर भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट एंड जेडब्ल्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी को फॉलो करना है इन टॉपिक्स को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मींस ऑर्गेनिक। ऑर्गेनो का मतलब होता है ऑर्गेनिक एंड मेटेलिक मींस मेटल। तो ऐसा कंपाउंड जहां पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस और मेटल दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो बच्चों इसके बारे में आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, बहुत सारी बातें करते हो आप। ऑर्गेनो मींस दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज हैविंग ऑर्गेनिक एज वेल एज मेटल। वहां जगह नहीं है इसलिए मैंने लिख रहा, बट ऑर्गेनो मींस ऑर्गेनिक एंड मेटल मींस मेटल। ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस जिसमें मेटल और कार्बन। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सबसे मेन पार्ट क्या होता है बच्चों, तो कार्बन होता है हमारा सबसे मेन पार्ट। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे इट विल कंटेन कार्बन। विदाउट कार्बन इट विल नॉट बी ऑर्गेनिक। तो बच्चों ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड बने, सोचो मेटल ऑलवेज फॉर्म आयनिक बॉन्ड और कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी कैसी, तो देयर इज सम रिलेशन, देयर इज सम कंडीशंस। तो मेटल एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा ड्यू टू सम स्पेशल थिंग्स लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बच्चों, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी भी आएगी और कोवेलेंट प्रॉपर्टीज भी आएगी और आयनिक प्रॉपर्टी भी आएगी। चलो तो सबसे पहला व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर ऑर्गेनोमेटेलिक। सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो कार्बन और मेटल रहेगा ऐसे कंपाउंड को। हमेशा वैसा नहीं होता, रिमेंबर। तो कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड हो तब हम उसे ऑर्गेनोमेटेलिक बोलेंगे, डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। जैसे कि कार्बन बॉन्डेड विथ मेटल और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मेटल के साथ बॉन्ड हो या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बच्चों मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो आप जानते हैं। तो ऐसे अगर कार्बन ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस के साथ बॉन्ड बनाया, तो तब जब जो सब्सटेंस बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज क्या बोलेंगे उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक। लाइक जर्मेनियम, टिन, बोरॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, आर्सेनिक के साथ भी कार्बन का अगर बॉन्ड बनता है तो दे आर आल्सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगर आपके किसी सब्सटेंस में कार्बन और इन सब के साथ भी बॉन्ड बन जाए तो भी उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। सिर्फ मेटल के साथ नहीं, इन सब के साथ भी अगर बॉन्ड बनता है तो भी आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन याद रहे कि मेटल या फिर जो भी एलिमेंट है XYZ, जो भी एलिमेंट है दैट एलिमेंट मस्ट हैव बॉन्ड विद कार्बन। उस कंपाउंड में कार्बन और उस एलिमेंट मेटल या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस के साथ अगर बॉन्ड बनता है तब वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। ऐसा नहीं होगा कि बॉन्ड के बीच में कोई और सब्सटेंस है, जैसे कि इन दोनों के बीच में अगर ऑक्सीजन है, अगर मैंने कार्बन ऑक्सीजन और ये एलिमेंट ले लिया तो दिस इज नॉट अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दिस इज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कार्बन और उस एलिमेंट के बीच में रियल और एक्चुअल बॉन्ड होगा तब ही वी कैन से कि इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद बेसिक एग्जांपल्स, ये दो एग्जांपल्स हम बार बार स्टडी करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर में आता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX। R इज अल्काइल ग्रुप, Mg इज मैग्नीशियम, X इज हैलाइड, फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, तो इसका नाम होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद रखना है बच्चों। देन फ्रैंकलिन रिएजेंट, इट इज आल्सो यूज्ड इन लॉट ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। तो RZNR, तो डाई अल्काइल जिंक इसका नाम होता है। तो R मतलब अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर कार्बन जिंक के साथ बॉन्डेड है और यहाँ पर कार्बन मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड है। तो ये हुआ हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसका मतलब। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होता। मेटल्स प्रेजेंट हो या फिर ये सब प्रेजेंट हो। मैंने क्या कहा था कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है या इन सब के साथ बॉन्ड बनाता है। तो आप सोचोगे सर कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में
कार्बन भी है और मेटल भी प्रेजेंट, तो मैं डायरेक्ट उसको ऑर्गेनोमेटेलिक बोल सकता हूँ? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। आपको बॉन्ड चेक करना पड़ेगा कि बॉन्ड कार्बन और पर्टिकुलरली मेटल के बीच में बना है या उस एलिमेंट के बीच में बना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में ऑक्सीजन या कुछ और आ जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एग्जांपल, सी हियर सोडियम एसीटेट, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम मेटाकार्बाइड, कैप्टाइड, सोडियम मेटाकैप्टाइड। सो इन सभी कंपाउंड में, और हियर आल्सो BOCH3 ट्वाइस, इन चारों कंपाउंड में देखो बच्चों, यहाँ पर सोडियम भी है, कार्बन भी है, यहाँ पर बोरॉन भी है और कार्बन भी है। तो फॉर्मूला देखकर ऐसा लगता है कि ये सब क्या है बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लेकिन ये सभी के सभी ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है बच्चों, क्योंकि इन सब में कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड नहीं है। देखिए इफ यू सी हियर CH3COONA, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एंड Na के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और सोडियम के बीच में बॉन्ड नहीं है। हियर ऑल्सो ऑक्सीजन और सोडियम का बॉन्ड है, कार्बन और सोडियम के बीच में बॉन्ड नहीं है। एंड इफ यू सी सोडियम मेटाकैप्टाइड, यहाँ पर सोडियम और साइनाइड के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और मेटल का बॉन्ड नहीं है। तो इनमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड नहीं है, तो क्या हम इसे ऑर्गेनोमेटेलिक बोल सकते हैं? नहीं। सो दे आर नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बिकॉज मेटल इज नॉट डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन, अटैच कार्बन के साथ अटैच नहीं है। इफ यू सी दिस एग्जांपल, यहाँ पर देखो BOCH3 ट्वाइस, तो ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बट देखो बोरॉन इज अटैच विद ऑक्सीजन नॉट विद कार्बन, तो ये इट इज नॉट OMC। OMC मीन्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। देन इफ विल टॉक अबाउट इसी कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, बोरॉन का अटैचमेंट दूसरी तरफ से हो, तो CH3BOCH3 ट्वाइस, तो अगर ये मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो, यही कंपाउंड, इसे अगर मैंने मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच कर दिया यहाँ पर, सो व्हाट इज हैपनिंग, सी इसका सेम थिंग इज देयर बट इसका मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हियर इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बिकॉज कार्बन के साथ बोरॉन अटैच है डायरेक्टली, सो इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देन कुछ डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास में, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक मेटल साइनाइड्स। मेटल साइनाइड में MCN जैसे हम बोलते हैं, तो उसमें मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड होता है। सी इन सब में मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड होता है, इन सभी में कार्बाइड्स बोलो, कार्बोनेट्स बोलो, CO3 Na2CO3 है ना, Na2CO3 कार्बोनेट्स, यू नो NO2CO3, इसमें भी मेटल Na और CO3 का बॉन्ड है, Na2CO3 कार्बाइड्स, ठीक है। इन सब में मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, बट उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बोलते बिकॉज दे आर नॉट ऑर्गेनिक, दे आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये सभी के सभी इनऑर्गेनिक में आते हैं। इनमें क्या होता है, मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता। ये जो हम बॉन्ड्स बोल रहे हैं, ये दिस इज अ ऑर्गेनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके। इन सभी कंपाउंड में कार्बन और मेटल पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंसी होती है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये हुआ हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन है, उसका मतलब क्या होता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो पहले इसको नोट करना है एंड देन फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, मतलब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बच्चों। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स के बॉन्डिंग के बारे में बात की थी। आई थिंक वो टॉपिक हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, तो उस टॉपिक के बारे में मैं एक और वीडियो बना दूंगा बीच में जब भी टाइम मिलता है, तो उसका टेंशन मत लो। तो देयर इज सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, मतलब जो मेटल होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्डिंग से देता है और जो कार्बन है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को मेटल को ट्रांसफर करता है। तो देयर इज अ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, दोनों फॉर्म करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एक टाइप तो ऐसा होगा कि जिसमें देखो दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड बनता है, एंड ये जो बॉन्ड है दैट विल बी अ कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट आयनिक बॉन्ड। इसमें याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा तभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा। तो these covalent bonds can be divided like कि if there is sigma bond between carbon and metal, तो उसको हम sigma bonded organometallic compound बोलेंगे। अगर वही कार्बन और मेटल के बीच में पाई बॉन्ड बनता है तो इट इज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एंड इफ इट फॉर्म्स बोथ, सिग्मा भी बनाएगा पाई भी बनाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, वो आप जानते हैं, ठीक है। तो विल नॉट डिस्कस दैट वन, बट राइट नाउ यू शुड नो कि कौन से मेटल्स फॉर्म करेंगे सिग्मा बॉन्ड में, कौन से पाई और सिग्मा पाई कौन से फॉर्म करते हैं। सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। तो नॉन ट्रांजिशनल मेटल्स, जो नॉन ट्रांजिशनल मेटल्स है या फिर मेटलाइट एलिमेंट्स, जर्मेनियम, सिलिकॉन, तो ये सब जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक फॉर्म करेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, वो सभी मैक्सिमम टाइम सिग्मा बॉन्डेड में आएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया RMgX, दैट इज ग्रिग्नार्ड रीजन। सी हियर इंपॉर्टेंट इज एग्जांपल्स, RMgX ग्रिग्नार्ड रीजन, CH3 ट्वाइस जिंक, दैट इज फ्रैंकलिन्स रिएजेंट, ये हमने पहले एग्जांपल्स देखा। R2CD, दैट इज डाइअल्काइल कैडमियम, देन C2H5 4Pb, दैट इज
टेट्रा इथाइल लीड। तो टेट्रा इथाइल लीड की ऐसी स्टोरी है बच्चों की, ये जो टेट्रा इथाइल लीड है पहले वो पेट्रोल में ऐड किया जाता था अर्लियर, बहुत सालों पहले। जब मैं छोटा था तभी अनलीडेड पेट्रोल आ गया। अभी तो अनलीडेड पेट्रोल आपने कभी नाम सुना ही नहीं होगा, क्योंकि जब मैं छोटा था उसके पहले लीडेड पेट्रोल आता था। लीडेड पेट्रोल इसलिए यूज किया जाता था क्योंकि एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी मतलब जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होती है, तो उसमें ये जो कंपाउंड है टेट्रा इथाइल लीड ये ऐड किया जाता था। तो उससे क्या होता था कि गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती थी। बट इन यूएसए उसमें थोड़ा रिसर्च होने के बाद पता चला कि जो वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ के बच्चों का दिमाग ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने सर्च किया कि दिमाग क्यों नहीं ग्रो हो पा रहा है, तो बच्चों के बॉडी में लीड कंटेंट बढ़ गया था। तो लीड कंटेंट कैसे बढ़ा था बच्चों, ये लीड कंपाउंड पेट्रोल में ऐड किया जाता था, और पेट्रोल जब व्हीकल में चलेगा तो वो बर्न होगा। ये लीड पेट्रोल एज अ वेस्ट अनबर्न्ड मेटल, ये तो जलेगा नहीं ना, तो ये बाहर निकलता था और एटमॉस्फेयर में फैल रहा था, और वी आर इनहेलिंग दैट वन। तो वो लीड हमारे बॉडी के अंदर जा रहा था। इसके वजह से इसके वजह से बच्चों का जो माइंड जो डेवलपमेंट था वो रुक गया था। तो इस वजह से नाउ दिस इज बैन, टेट्रा इथाइलिन लीड इज बैन सब्सटेंस। लेकिन फिर भी अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी एजेंट कौन सा है, तो दिस इज टेट्रा इथाइल लीड। लेकिन अब ये यूज़ नहीं किया जाता, याद रखना बच्चों, आज की डेट में इसे यूज़ नहीं किया जाता बिकॉज लीड इज बैन। अनलीडेड पेट्रोल हम यूज़ करते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे पास है दिस जिग्नर-नाटा कैटलिस्ट। तो जिग्नर-नाटा कैटलिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। हमने सरफेस केमिस्ट्री देखा, वहाँ पे हेट्रोजेनस कैटलिस्ट के बारे में बात की। दिस इज यूज फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्किन का पॉलीइथीन जैसे हमें बनाना है तो हम जिग्नर-नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं। सो CH3 थ्राइस Al एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड टेट्राक्लोराइड। सो दिस वन इज द जिग्नर-नाटा कैटलिस्ट। अगर आप केमिस्ट्री में इन फ्यूचर पढ़ाई करते हो 12th के बाद भी, अगर आपको इतना अच्छा लगा केमिस्ट्री, तो आपको उसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ सकते हो। बट राइट नाउ हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। चलो सेकेंड टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, दैट इज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल्स है। हियर ट्रांजिशन मेटल्स विल टेक प्लेस, विल पार्टिसिपेट। तो फिरोसिन आयरन का है, जीस सॉल्ट प्लैटिनम का है, एंड डाइबेंजीन क्रोमियम का सॉल्ट। तो दिस आर द कंपाउंड्स एग्जांपल्स है। सो दिस ईटा, दिस सिंबल इज ईटा। ईटा इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंबाइंड विद द मेटल। तो जितने कार्बन मेटल के साथ अटैच है दैट इज द फॉर्म 6 है, 5 है, यहाँ पर 2 है। सो जितने अटैच होंगे दैट इज द नंबर, वो नंबर हमें यहाँ मेंशन करना होता है। ठीक है बच्चों, दिस इज द पर्टिकुलरली पाई बॉन्डेड, मतलब कार्बन और मेटल के बीच में पाई बॉन्डिंग बनेगी, दैट इज व्हाई इट इज पाई बॉन्डेड। और फिर लास्ट है हमारा सिग्मा और पाई, कार्बोनिल सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि सबसे ज्यादा ट्रांजिशन मेटल्स, बट ट्रांजिशन मेटल्स में विच हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा तब ये बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि कार्बोनिल लिगैंड होगा। इन सभी में देखो कार्बोनिल लिगैंड ही हमने यूज किया बिकॉज कार्बोनिल लिगैंड हैव कैपेसिटी टू क्या करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड से वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, और पाई बॉन्ड से एक्सेप्ट करेगा। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, कार्बोनिल लिगैंड के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है। सो हियर एग्जांपल इज NiCO4, FeCO5, Mn2CO10। सो दिस वन, ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड डाइमर में आता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और नॉट। और तो MCO5 ऐसा क्वेश्चन आता है इसका स्ट्रक्चर बताने के लिए। तो 2 CO5 मतलब क्या होगा, बाइपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा। 5 जब सब लिगेंड्स होते हैं तो ट्राइगोनल पिरामिडल बनता है, 3 नीचे और एक ऊपर। सो ट्राइगोनल पिरामिड, सो बोथ द साइड देयर विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा, फॉर्म स्ट्रक्चर बनेगा। सो दैट्स वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दिस वन इज अबाउट द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ पर हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड खत्म होता है। इसके बाद हम बात करेंगे यूजेस। बट स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मतलब जो भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है तो उन्हें हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। देखो बच्चों, इन डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करें, सो दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकली हमारे ब्लड में है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल में है। सी देर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन, मतलब n नंबर ऑफ एप्लीकेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोई लिमिटेड एप्लीकेशन ऐसा नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट जितना the points are given in our syllabus that are more important for our exam and for our marks, and we are studying this topic or this subject or all these things. See, concept is one thing, is okay, but why we are studying, that is first focus is to crack our entrance exam and to get into the good colleges. So उसके लिए हमें to the point पकड़ के रखना होगा, to the point हमें सारे चीज़ें पकड़नी होगी। तो उसके लिए जो भी
एप्लीकेशन दी है, फर्स्ट रेफर एनसीईआरटी। पहले तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कंप्लीट करो, एग्जाम एनसीईआरटी पूरा रीड करो, वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए। देन इसे जो शॉर्ट फॉर्म में आपके नोट्स में दिया हुआ है, सेम मैं नोट्स ही रेफर कर रहा हूँ, सेम नोट्स से मैंने कॉपी किया। सो देयर इज एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फर्स्ट वन इज सी दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग आयंस। मैंने बीच में कभी आयन टेस्ट कहा था। व्हाट इज आयन टेस्ट बच्चों? तो अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कौन से आयन प्रेजेंट है वो मुझे अगर चेक करना है। आपको मैंने एक सॉल्यूशन दे दिया और बोला कि इसमें कौन से आयन है, मतलब हाइड्रोजन है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्या है वो चेक करो। तो फॉर दैट वी हैव टू डू सम टेस्ट जिसे हम आयन टेस्ट बोलते हैं। तो वी ऐड सम रिएजेंट, इसमें रिएजेंट ऐड करेंगे। तो रिएजेंट ऐड करने के बाद अगर इसका कलर चेंज होता है तो कलर कौन सा चेंज हुआ? तो सी हियर, यहाँ कलर फॉर्मेशन हो रहा है। कलर फॉर्मेशन किस में होता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन द सॉल्यूशन, और फिर उसके वजह से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि कौन सा इसके अंदर सॉल्यूशन, कौन सा आयन है या नहीं है। बच्चों इस चीज के सिवा हमारे पास और कोई टेक्निक नहीं, और जो दूसरी टेक्निक्स होती है हायर क्रोमेटोग्राफी एंड ऑल दैट, दे आर वेरी कॉस्टली। ये जो टेक्निक है दिस इज वेरी चीप एज कम्पेयर टू क्रोमेटोग्राफी। सी क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो एक पूरा 15-20 लाख का मशीन लगेगा। अब यहाँ पर रिएजेंट्स लगेंगे तो वी कैन डू द सेम स्टेप। मतलब अगर आपको सिर्फ डिटेक्ट ही करना है तो वाई टू बाय 15-20 लाख मशीन? विद इन 1-2,000 और 5,000 आपका डिटेक्शन का जो टेस्ट है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आप सोचो कि आप 20 लाख के मशीन लोगे या फिर 5,000 के केमिकल लेके रिएक्ट करके चेक करोगे, कलर आया हाँ तो आयन है नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग वी इन लैब सी, ये जितने भी हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, दिस आर योर प्रैक्टिकल। लैब प्रैक्टिकल्स में आपको ये सभी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होते हैं फॉर 12th क्लास बच्चों, 12th क्लास में, हाँ, नॉट इन हायर। सो टेस्ट फॉर निकेल, तो निकेल के लिए इफ विल ट्रीट दिस वन विद DMG इट विल शो रोजी रेड पीपीटी। तो निकेल में कौन सा कलर आएगा? देखो रोजी रेड पीपीटी, मतलब रोज कलर का रेड पीपीटी बनेगा फॉर S2 नेगेटिव। सी अब मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ, नोट्स है, यू हैव टू रेफर द नोट्स एंड ये जो पॉइंट्स है वो रेफर करो। किसके साथ ट्रीट किया है? दैट सी हियर सोडियम, दिस इज, अगर सल्फेट आयन है सॉल्यूशन में तो इसे हम ट्रीट करें। सी अलग अलग रीजन ऐड करेंगे हम। ऐसा नहीं होगा कि हमें पता है, जैसे सॉल्यूशन दिया तो मुझे पता नहीं होगा कि इसमें कौन सा आयन है, तो मैं पहले फर्स्ट रिएजेंट ऐड करूंगा, कलर चेंज हुआ नहीं हुआ, इसके बाद फिर अब ऐसा नहीं कि इसी में आपको ऐड करना है, इसमें से आप सैंपल्स ले लेंगे। आपको एक कंटेनर में सॉल्यूशन मिलेगा, आप छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में सैंपल ले लोगे, फिर फर्स्ट रिएजेंट ऐड करके देखोगे, हाँ रेड कलर बना मतलब इसमें निकेल है। सेकेंड इसमें सोडियम आयरन साइनाइड, सो दिस वन इज एडेड, दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐड किया गया यहाँ पर। तो इससे ऐड करने के बाद अगर वायलेट कलर आता है तो सल्फेट भी है इसमें। देन फॉर Fe+2 Fe+3 अगर हम ऐड करते तो अगर Fe+2 का तो ब्लू कलर बनेगा, एंड अगेन सी बुल्स ब्लू एंड पर्शियन ब्लू, दो थोड़े अलग अलग कलर बनते हैं। तो Fe+2 का तो बुल्स ब्लू बनेगा, Fe+3 है तो पर्शियन ब्लू। याद रखना पर्शियन ब्लू बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पर्शियन ब्लू पे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा आयन पर्शियन ब्लू कलर देता है। ये सब नाम नहीं पूछे जाते बट पर्शियन ब्लू कौन से इसमें, तो इट इज शोइंग इन Fe+3, तो दिस वन इज ओके। देन Fe+3 का एक और, अगर हम पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो इट विल शो ब्लड रेड कलर। कौन सा कलर आएगा? ब्लड कलर आएगा उसमें। सी आयरन इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, यू नो हेमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, जिस आयरन की वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो होता है। ऑक्सीजन इज कैप्चर्ड बाय हेमोग्लोबिन, बायो के बच्चों को पता है। सो हेमोग्लोबिन की वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेट होता है, इस हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, दैट्स व्हाई इट इज रेड कलर। तो जो हमारा ब्लड का कलर है बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन, अगर हमारे ब्लड से हेमोग्लोबिन रिमूव कर देंगे तो हमारा ब्लड भी ट्रांसपेरेंट बन जाएगा पानी की तरह, रिमेंबर दैट पार्ट। अगेन रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं वहाँ पर बट मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इज ऑल्सो रेड कलर। देन कॉपर के लिए टेस्ट अगर हमें करना है तो this is about chocolate brown, so you know chocolate, like chocolate, so chocolate brown color शो करता है if we treat with this complex के साथ। अगर हम ट्रीट करते हैं, सॉल्यूशन लिया उसमें हमने ये रीजन ऐड कर दिया तो इट विल गिव, अगर चॉकलेट ब्राउन कलर आता है तो इसका मतलब इसमें Cu+2 आयन से, अगर ये नहीं आया इसका मतलब इसमें Cu+2 नहीं है बच्चों। देन ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट, बच्चों ये प्रैक्टिकल्स हमें परफॉर्म करना होता है। ये लगभग सभी प्रैक्टिकल्स आपको 12th के प्रैक्टिकल लैब में है। आयन टेस्ट हम बोलते हैं, एनायन टेस्ट, कैटायन टेस्ट, तो ये नाइट्रेट टेस्ट के लिए हम ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। तो बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों, देयर इज नंबर ऑफ स्टेप, मतलब हम जो भी सॉल्यूशन है उसमें हम आयरन का सॉल्ट ऐड करते हैं, उसमें एसिड ऐड करते हैं, फिर वो जो सॉल्यूशन बनता है उसमें हम दिस हेक्सा एक्वा फेरेट का सॉल्यूशन ऐड करते हैं। इस सॉल्यूशन को जब हम इस मिक्सचर में ऐड करेंगे तो टेस्ट ट्यूब के
कॉर्नर्स पर ब्राउन रिंग बनती है, ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी, रिंग। सो टेस्ट ट्यूब के ब्राउन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ब्राउन रिंग टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज़ किया गया है? FeH2O6SO4, ठीक है। आयरन, हेक्सा एक्वा, देन सल्फेट। तो दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस है, हम सब एप्लीकेशंस को डिटेल में नहीं पढ़ सकते। एप्लीकेशंस को आप याद करेंगे, वर्ड टू वर्ड आपको याद करना है, इसके फॉर्मूलेस याद करने पड़ेंगे, याद करने के सिवा इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बस टेस्ट के हिसाब से कौन से आयन में कौन सा टेस्ट है, कलर क्या आता है, देखो कौन सा आयन है, कैसे याद करोगे? यू विल मेक अ टेबल, आयन कौन सा है, रीजन कौन सा यूज़ किया, एंड कलर कौन सा बन रहा है, इतनी चीज़ आप याद रखोगे। आयन के लिए कौन सा रिएजेंट एंड उसमें कलर चेंज क्या हो रहा है, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब हम तो बाकी के जो एप्लीकेशन है यू कैन स्टडी, आप खुद से कवर कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं हम उन्हें भी कवर कर लेते जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखो बच्चों, अब तक हमने बहुत सारे एप्लीकेशन देखे, इन्हें याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैंने आपसे क्या कहा, कैसे आप याद करेंगे? यू विल मेक अ चार्ट, एक टेबल बनाओगे कि कौन सा रिएजेंट है या क्या प्रोसेस क्या हो रहा है, कलर क्या चेंज हो रहा है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल जो भी है वैसे याद रखोगे। और कॉम्प्लेक्स, मेन चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स किसका बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पर व्हाट इन दिस एप्लीकेशन इज गिवन, सब नोट्स के आपके एप्लीकेशन है। तो अगर हम कॉपर सल्फेट में KCN ऐड करें, सो पहले एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा। एंड अगर हम एक्सेस बहुत सारा ऐड करते हैं तो फिर वो जो सॉल्यूशन है, मतलब दिखने में ऐसी, ये सब केमिकल्स हमें दिखने से तो पता नहीं चलते, हम जब टेस्ट करेंगे तब हमें ये सब पता चलेगा, लेकिन दिखते वक्त कैसे दिखेगा? इट शुड बी विजिबल, टेस्ट शुड बी विजिबल। हमें देख कर कैसे पता चलेगा कि वो सब्सटेंस में क्या हो रहा है या वो चीज़ में क्या हो रहा है? सो हमें कैसे पता चलेगा? बाय व्हेन वी सी कि पहले एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है, फिर हम उसमें KCN और ऐड करते जा रहे हैं और ऐड करते जा रहे हैं, तो वो तो सॉल्युबल हो गया। तो सॉल्युबल क्यों हो गया? तो चेक, इफ इट इज चेक देन देयर इज सम फॉर्मेशन ऑफ सम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाएगा। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स। देन अगेन इसका एप्लीकेशन, अगर हम सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड के PPT में अमोनिया पास करते हैं तो भी वो सॉल्युबल हो जाते हैं। अमोनिया बोलो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करते हैं तो वो PPT जो है, मीन्स प्रेसिपिटेट जो सब्सटेंस है वो डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज इट विल फॉर्म सम कॉम्प्लेक्स, वो कुछ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन सिल्वर आयोडाइड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। वैसे ही अब ये जो 9th एप्लीकेशन है, इट इज़ फॉर फोटोग्राफिक फिल्म। जो पहले क्या होता था, कैमरा पहले ओल्ड, अभी तो DSLR वगैरह आ गए, पर पहले कैसे होता था, जो पहले कैमरास होते थे उसमें हमें एक रील, फोटोग्राफिक रील लगानी पड़ती थी। तो उसके ऊपर लाइट आने की वजह से फोटो उसमें कैप्चर होती थी, फिर उस रील से हम बड़े बड़े फोटो बनाते थे। शायद आपने देखा हो आपके पापा मम्मी के या बहुत पुराने फोटोज़ हो, तो उसमें ऐसे आपके छोटे छोटे ब्लैक एंड ऐसे ब्लैक कलर की छोटी छोटी सी रील जैसे दिखी, उसको हम फोटो रील बोलते थे, फोटोग्राफिक फिल्म बोलते थे। तो उसमें क्या होता था, सिल्वर ब्रोमाइड होता था, लाइट आने की वजह से वो डिकम्पोज हो जाता था। तो वो फोटो रील को हम कभी धूप में नहीं रख सकते थे या बाहर नहीं रखते थे, उसे अंधेरे में रखना पड़ता था, बाहर लाओगे तो ख़राब हो जाती थी। बट उससे फिर ट्रीटमेंट करते थे, मतलब एक बार फोटो ले ली, उसमें कैप्चर हो गया फोटो, तो उस फोटो कैप्चर होने के बाद दैट इज ट्रीटेड विद दिस सब्सटेंस, इसको मतलब इसको अगर हम ट्रीट करते थे, मतलब दैट टू डिकम्पोज, जो बचा हुआ सिल्वर ब्रोमाइड रहता था उसे डिकम्पोज करते थे। एंड जो डिकम्पोज करने के बाद ये बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से हम इस मेथड को यूज़ करते थे और फोटोज़ तब बनाई जाती थी। अगर ये मेथड नहीं होती, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं होती, तो फोटोज़ ही नहीं बनते बच्चों। आज के डेट में तो नहीं यूज़ किया जाता, बट उस टाइम पर नहीं होता था। देन कॉपर सल्फेट नॉर्मली पानी में आप डिजोल्व करोगे तो ब्लू कलर का होता है, लेकिन उसमें से अगर हम अमोनिया पास करते हैं तो वो डार्क ब्लू, सी लाइट ब्लू से डार्क ब्लू हो गया। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, कैसे होगा? तो व्हाट हैपन, जब वो नॉर्मल पानी में जब डिजोल्व होता है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर वाटर एज लिगैंड को अटैच करके कॉपर सल्फेट का एक कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, जिसका कलर वी कैन से कि लाइट ब्लू होगा। एंड अगर हम अमोनिया पास करते हैं यहाँ पर, इफ वी पास अमोनिया NH3, तो ये अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड एज कम्पेयर टू एक्वा, तो अमोनिया एक्वा को रिमूव करके अमोनिया की जगह ले लेगा एंड इट विल फॉर्म डिफरेंट कॉम्प्लेक्स और फिर उसका कलर चेंज होगा। वैसे ही रस्टिंग स्पॉट, जो हम रस्ट देखते हैं आयरन, तो रस्ट क्या होता है बच्चों? रस्ट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आपने 10th में पढ़ा था Fe2O3XH2O। तो ये जो है XH2O, ये क्या होता है कि इट इज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। उसको अगर हमें रिमूव करना है तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड से अगर आप वॉश करोगे तो जितना भी रस्ट के जो कलर है, रस्ट का कलर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड विल रिएक्ट विद दिस कॉम्प्लेक्स एंड इट विल डिकम्पोज दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को वो रिमूव कर सकता है। देन 12th वन, रिमूव मतलब आयरन अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं है, आयरन तो खराब हो गया ना एक बार,
देन साइनो कॉम्प्लेक्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी। तो जो साइनो कॉम्प्लेक्स है लाइक AgCN2 दे आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर। तो अगर हमें गोल्ड और सिल्वर की अगर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है किसी सब्सटेंस के ऊपर, तो फिर हम लोग साइनो कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ करते हैं, बिकॉज साइनो कॉम्प्लेक्स थोड़े स्टेबल होते हैं, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जल्दी हेल्प करते हैं। देन फाइनली कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अब तक हमने देखा बहुत सारे रीजन का क्या था, बट कुछ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ करने वाले जैसे विल्किंस कैटलिस्ट है, तो ये हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन में यूज़ किया जाता है। होमोजेनियस कैटलिस्ट है, रिमेंबर बच्चों। देन EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्रा इथाइलिन डाइथाइल ट्राइअमाइन, ठीक है, सॉरी टेट्राअमाइन। सो दिस EDTA 6 हेक्साडेंटेट लिगैंड, दिस इज हेक्साडेंटेट लिगैंड में हमने डिस्कस किया EDTA के बारे में कि EDTA कैसे काम करता है। इट फॉर्म्स चिलेशन। तो हार्डनेस ऑफ वाटर, EDTA से हम हार्डनेस ऑफ वाटर चेक करते हैं, वाटर के साथ ट्रीटमेंट करके हम चेक कर सकते हैं कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है। देन कैल्शियम EDTA का जो कॉम्प्लेक्स है, वो ये मैंने आपको चिलेशन थ्योरी में बताया था। EDTA जब मैंने पढ़ा था तब चिलेशन थ्योरी बताया था कि अगर हम किसी पर्सन ने पॉइजन खा लिया तो पॉइजन में कुछ मेटल कंपोनेंट्स होते हैं, उससे रिमूव करने के लिए EDTA यूज़ करेगा, बिकॉज EDTA 6 बॉन्ड बना सकता है। तो EDTA विल कैप्चर दैट मेटल और उसको रिमूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लीड पॉइजन बोला है, लेकिन कोई भी पॉइजन बोलो या फिर अगर मेटल का वी कैन से हैवी मेटल्स हमारे बॉडी के अंदर चले गए पानी के थ्रू, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है बहुत बार। देखो कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल है, ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे ये सभी के सभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो क्लोरोफिल का जो सेंट्रल मेटल है वो मैग्नीशियम, हेमोग्लोबिन बच्चों बॉडी का हेमोग्लोबिन आयरन है, विटामिन B12 कोबाल्ट, मायोग्लोबिन Fe+3, देन कार्बोक्सीपेप्टाइड इज जिंक एंड इंसुलिन जिंक। तो ये सब हमारे एप्लीकेशंस में, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशंस का पॉइंट खत्म होता है। लेकिन बच्चों आपको ये एप्लीकेशन पूरा वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट NCERT में जितने एप्लीकेशन दिए उतने पूरे अच्छे से याद करो। बोर्ड्स के लिए तो आपको याद करना ही है, तो याद करो। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कार्बोनिल बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड का, कार्बोनिल में बॉन्ड कैसे बनता है वो टॉपिक हमने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर एक पॉइंट मतलब देखते हैं, आज के लेक्चर में हम इसको खत्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांस इफेक्ट। बच्चों ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस सुनते बराबर आप लोग बोल रहे हैं सर ट्रांस तो सॉन्ग्स हमें पसंद है, ये ट्रांस इफेक्ट यहाँ पर कौन सा ट्रांस इफेक्ट की बात कर रहे हो आप लोग, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ट्रांस का इफेक्ट आ रहा है। तो बच्चों ट्रांस इफेक्ट सिर्फ वो वाला ट्रांस नहीं होता, यहाँ पर आ जाओ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला ट्रांस मतलब क्या होता है, सिस एंड ट्रांस हमने पढ़ा था। सिस मीन्स व्हेन द टू लिगेंड्स आर एट सेम साइड, साथ में होते हैं तो सिस बोलते हैं। ट्रांस मतलब अपोजिट साइड में होते हैं तो हम उसको ट्रांस बोलते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट में आने वाली है। ट्रांस इफेक्ट में क्या होने वाला है, ड्यू टू सम कंडीशन, कंडीशन क्या रहेगी, डिपेंडिंग ऑन लिगेंड, कि पहले कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है उसके बेसिस पर। मतलब देखो चलो हम समझते हैं यहाँ से, एबिलिटी ऑफ एन अटैच ग्रुप टू डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप इनटू ट्रांसपोजिशन टू इटसेल्फ। मतलब देखो बच्चों पहले से अगर कोई लिगैंड प्रेजेंट है, सी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मतलब उसमें पहले से लिगैंड प्रेजेंट है और उस लिगैंड में उस लिगैंड की कुछ प्रॉपर्टी होगी। तो अगर उस लिगैंड की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई बाहर से बंदा आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा पर्सन आ रहा है तो उसको अपने साथ में नहीं रखना चाहता। ट्रांस इफेक्ट मतलब वो अपने साथ में नहीं रखना चाहता, उसको अपने से दूर अपोजिट भेजना चाहता है। तो जितना अपोजिट भेजेगा उसको हम मोर ट्रांस इफेक्ट, अगर वो अपने पास में रखता है तो उसको अपन लोअर ट्रांस इफेक्ट बोलेंगे। तो उसे हम कैसे जज करेंगे कि कौन सा हायर ट्रांस होगा कौन सा लोअर। तो हमारे पास एक ट्रांस इफेक्ट सीरीज है, अब बच्चों याद तो करनी पड़ेगी। सी साइनाइड सबसे हाईएस्ट है कि वो ट्रांस इफेक्ट शो करता है, मतलब साइनाइड के पास कोई भी ग्रुप ला लो तो वो अपने साथ में किसी को नहीं रखेगा, उसको अपने दूर भेज देगा, अपने से दूर भेजेगा, याद रखना अपने से दूर भेजेगा। सो दिस साइनाइड्स कार्बोक्सी देन नाइट्रो इथाइलिन। सो ये सीक्वेंस हमारा CH3 SO3H NO2 नेगेटिव I SCN, ये है हायर ट्रांस इफेक्टिंग वाले एंड ये है लोअर ट्रांस डायरेक्टिंग। फिर भी उसमें हाईएस्ट कौन सा, ब्रोमीन, क्लोरीन, अमोनिया, देन हाइड्रोक्सी एंड एक्वा। तो सबसे लोएस्ट एक्वा होता है। अगर एक्वा आ रहा है, अगर एक्वा प्रेजेंट है तो ट्रांस इफेक्ट नहीं शो करेगा, वो अपने पास में प्रेजेंट, अपने पास में बुलाएगा। जो भी बाहर जा रहा है बहुत अच्छा है, सबके साथ दोस्ती करता है, पास में बुलाएगा। एग्जाम्पल से समझते क्या होता है, बुक में आपके नोट्स में कुछ अलग एग्जाम्पल दिए, मैं आपको यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। इफ प्लैटिनम के चारों तरफ लिगेंड PtCl4 है, ठीक है, चारों लिगेंड्स 4 है, सॉरी क्लोरीन है, 4 लिगेंड 4 क्लोरीन है, एंड हमने इसमें अमोनिया ऐड कर दिया। सी अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड एज कम्पेयर टू क्लोरीन,
बोल सकते हो। अब चलो हम यहाँ स्ट्रॉन्ग वीक की बात नहीं करते कि सब्स्टिट्यूट करेगा या नहीं करेगा, हम कॉन्सेप्ट की, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो स्ट्रॉन्ग वीक का थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं अमोनिया ऐड करता हूँ, तो अमोनिया मैंने ऐड किया तो क्या होगा, अगर अमोनिया ऐड कर दिया तो एक क्लोरीन हटेगा, उसकी जगह पर अमोनिया आ गया। ये कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमोनिया कहाँ पे आएगा। लेकिन जब अगर मैं इसमें और अमोनिया ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं और अमोनिया ऐड करता हूँ, तो और अमोनिया ऐड करूँगा तो तब कंडीशन आएगी कि मैं इस अमोनिया को यहाँ पे अटैक करूँ, यहाँ पे अटैक करूँ, यहाँ पे अटैक करूँ। देखो यहाँ पे अटैक करना और यहाँ पे अटैक करना सेम है, और या फिर यहाँ पे अटैक कर सकता हूँ। मतलब या तो मैं क्लोरीन के पास अटैक कर सकता हूँ या फिर क्लोरीन के अपोजिट अटैक कर सकता हूँ, इन दोनों ही। तो बिकॉज ऑफ क्लोरीन हैविंग मोर ट्रांस इफेक्ट, तो क्लोरीन अपने पास में किसी को नहीं बैठने देगा, अमोनिया को नहीं आने देगा, अपने से दूर भेजेगा। तो इसके पास में या तो क्लोरीन इस यहाँ आ सकता है, यहाँ पे आएगा तो इसके पास, तो इट इज शोइंग द अपोजिट वन, मतलब अपने से दूर भेज दिया, अपने पास नहीं रखा। एंड रिमेंबर कि जब इनर प्रोडक्ट ट्रांस डायरेक्टिंग है, ट्रांस डायरेक्टिंग बोलेंगे या फिर ट्रांस इफेक्ट शो करने वाला ज़्यादा पावरफुल है, ट्रांस इफेक्ट के लिए अगर ज़्यादा पावरफुल है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा बनेगा, अगर ये कंपाउंड इनसाइड सी टू गेट सिस प्रोडक्ट कब मिलता है, इनसाइड लिगेंड हैव ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट देन आउटसाइड। तो जो अंदर का लिगेंड है वो बाहर वाले से ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करता होगा, तो वो सिस प्रोडक्ट शो करेगा। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, इसी को उल्टा कर दिया मैंने कि प्लैटिनम के साथ 4 अमोनिया ले लिया, उसमें क्लोरीन अटैक किया। सिर्फ फर्स्ट जब सब्स्टिट्यूशन होने वाला है तब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्लोरीन कहीं पर भी अटैक हो सकता है, क्लोरीन यहाँ पे आ गया। लेकिन हमने क्या बोला कि क्लोरीन ट्रांस इफेक्ट, मोर ट्रांस इफेक्ट शो करता है, मतलब अपने पास नहीं आने देता। मतलब जो नेक्स्ट क्लोरीन ऐड होने वाला है, जो नेक्स्ट क्लोरीन बाहर से ऐड होने वाला है, वो क्या होगा, वो क्लोरीन के अपोजिट अटैच होगा। सी अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्लोरीन इज हायर ट्रांस इफेक्ट, तो जो भी बाहर से सब्सटेंस आ रहा है उसको वो अपने से दूर अटैच करेगा। मतलब यहाँ पर एक्चुअली अगर इसको अपने पास में लेना चाहिए था क्लोरीन तो दोस्त होने चाहिए थे, क्लोरीन ने अपने पास में क्लोरीन को लेना चाहिए था, बट क्लोरीन के अपोजिट क्लोरीन अटैच हुआ है। इसका मतलब दिस अमोनिया क्या है, वो अमोनिया दूर नहीं भेज रहा है, अपने पास में ला रहा है। ठीक है, अगर इसको हम एक स्टेप और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तब तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 4 सब्सटेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो टू गेट द ट्रांस प्रोडक्ट, अगर हमें ट्रांस प्रोडक्ट चाहिए तो लिगेंड, जो इनसाइड लिगेंड है, इट शुड हैव लेसर ट्रांस इफेक्ट देन आउटसाइड। तो इनसाइड का जो लिगेंड है वो उसकी जो ट्रांस इफेक्ट पावर है या वी कैन से ट्रांस डायरेक्टिंग प्रॉपर्टी है वो लेस होनी चाहिए। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा आएगा बच्चों, ट्रांस। तो ये जो प्रोडक्ट है इट इज़ अ ट्रांस प्रोडक्ट। तो ट्रांस एंड सिस आपको शायद समझा है, अगर नहीं समझा है तो आइसोमर वाला वीडियो चेक करेंगे बच्चों आप लोग। तो यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट्स खत्म हुए इस चैप्टर के। इसके बाद सिर्फ हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे अबाउट द कार्बोनिल लिगेंड, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, देयर इज सिग्मा पाई बॉन्डिंग, एंड लास्टली स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके 2 टॉपिक के बारे में हमें डिस्कशन करना है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, यहाँ पर नहीं डिस्कस करते अभी। इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कार्बोनिल कंपाउंड, एंड फाइनली हम बात करेंगे लास्ट लेक्चर, ठीक है। उस लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा।